नेक्स्ट कंपाउंड जो है सोडियम का वो है ग्लोबल सॉल्ट। इस ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हाइड्रेटेड है, क्रिस्टल वाटर जो इस पर अटैच है 10 नंबर में, इसका नाम है ग्लोबल सॉल्ट। प्रिपरेशन देखते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले जो कॉमन तरीका आता है, और इस स्टेप को हम ली ब्लैंक प्रोसेस की स्टेप में देख चुके हैं, जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया था, जिसमें हमने कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड लिया था और इसकी रिएक्शन कराई थी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनता है। और ये जो दो हाइड्रोजन के एटम हैं, दो क्लोरीन के साथ निकल जाते हैं। आप इसे कुछ इस तरह देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो मोर स्ट्रेंथ वाला एसिड था उसने कम वाले को रिप्लेस कर दिया और इस तरह हमें मिल गया सोडियम सल्फेट। इसकी जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इट्स अ नेम रिएक्शन। Reaction is called Hargreaves reaction. इस Hargreaves reaction में भी हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। पर सोडियम क्लोराइड में हम इस बार सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट नहीं डाल के इसकी रिएक्शन एक्वस SO2 से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बार लिया है सोडियम क्लोराइड, it is reacting with SO2 with water in presence of oxygen। बनने वाला कंपाउंड वही है ग्लोबल सॉल्ट का पार्ट, अनहाइड्रस फॉर्म में Na2SO4। देखिए यहाँ पर 4 सोडियम बैलेंस हो चुके हैं, 2 सल्फर बैलेंस हो चुके हैं। SO2 is changes to SO4 means each SO2 atom required 2 oxygen. Out of these 2 oxygen, out of 4 oxygen, these 2 oxygen will be provided by this and 2 oxygen will be provided by this। और ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो चुके हैं, आप देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन हैं और 4 क्लोरीन है। इस तरह बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा आपको HCl। Hargreaves reaction अनादर मैथड, तो हमने पहली रिएक्शन में कॉमन सॉल्ट में सीधे सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया इसको बनाने के लिए, और सेकेंड रिएक्शन में हमने कॉमन सॉल्ट में SO2 और वाटर मिलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद में अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोलूँ तो ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। फिजिकली वाइट क्रिस्टलाइन है। सेकेंड ये एफ्लोरेसेंस शो करता है। एफ्लोरेसेंस मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें जब वाटर ऑफ मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन अटैच होते हैं तो ये एयर के कांटेक्ट में आकर, ड्राई एयर के कांटेक्ट में आकर ड्राई एयर का वाटर खींच लेती है और इस प्रोसेस कहते हैं एफ्लोरेसेंस। कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पे लूज करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा, अगर इट शो एफ्लोरेसेंस। in presence of dry air। क्या देखिएगा, एफ्लोरेसेंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी कंपाउंड की जिसमें वो ड्राई एयर के कांटेक्ट में आकर
अपने वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टलाइजेशन के लूज करने लगता है एंड बिकम एनाइड्रस। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोक के साथ रिएक्शन अगेन मैं डिस्कस करूंगी आपसे ली ब्लैंक रिएक्शन, जो हमने सोडियम कार्बोनेट के प्रेशर में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। और अगर कोई चीज़ पहले से ही पढ़ी हुई है और यदि वही चीज़ रिपीट होती है तो वो हमारे लिए थोड़ी आसान भी हो जाती है और याद भी रहती है। जैसे मैंने कहा था आप लोगों से, ये भी ली ब्लैंक रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें हम सोडियम सल्फेट बनाते हैं। और आप याद कीजिए, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब कोक से कराई जाती है तो आप इसे मेटलर्जी की रिएक्शन से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो कोक होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होने के आते ही ये सारे ऑक्सीजन बाहर कर देता है। तो जैसे यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो मैंने 4 एटम लिए और इस तरह बन गया, मुझे सोडियम सल्फाइड मिल गया और साथ में निकला कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा अगर मैं इस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराती हूँ तो ये बाइसल्फेट्स बनाता है। देखिएगा, इस रिएक्शन को भी किसी रिएक्शन से हम कोरिलेट करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और मैंने आपसे कहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं, अगर थोड़ा लॉजिकली पहले पढ़ी हुई रिएक्शन से उसे कोरिलेट करेंगे और रिएक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनने वाले कंपाउंड की ओर देंगे कि हाँ इससे बनने वाले कंपाउंड के साथ हम फैमिलियर हैं, तो आपके लिए रिएक्शन याद रखना ज़्यादा आसान होगी। तो इस रिएक्शन में पहले मैं करके दिखाती हूँ आपको। अगर मैं सोडियम सल्फेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊँ तो बाइसल्फेट बनता है, ट्वाइस NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। हमने पहले क्या पढ़ा जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं? तो अगर आप याद करें तो जब हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने कराई थी CO2 और वाटर के साथ, द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ओरिजिनली जिसके साथ स्टार्ट किया था। चलिए वहीं से बात करते हैं, वापस दोबारा याद दिला रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेक्शन टेस्ट, जिसमें उसमें लाइम वाटर में पास करने पर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मतलब वो पानी जैसा दिखने वाला सब्सटेंस मिल्की हो जाता है। वजह बनता है कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट, कोरिलेट विद द सोडियम सल्फेट, लाइक सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। कैसे रिलेशन भी? जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है और यदि आप उसे बोले CO3 तो वो कार्बोनिक एसिड से आया पार्ट है जिसने NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बनाया। वैसे सल्फर भी एक नॉन मेटल है, उसका जो ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, लाइक कार्बोनिक एसिड, और वो सोडियम के साथ सॉल्ट बना रहा है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट उस लाइम वाटर को पानी से मिल्क जैसा कर देता है तो एक लिमिटेशन होती है कि एक्सेस CO2 ना पास करे, क्योंकि बनने वाला कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा पानी और CO2 से रिएक्ट करेगा। अच्छा, मैं पानी और CO2 अलग ना बोलूँ तो वाटर H2O प्लस CO2 बिकम कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट H2CO3 इज रिएक्टिंग विद द कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टिंग इनटू बाइकार्बोनेट। उसी तरह ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 2 चीज़ों से बना है, H2 and SO3। अगर ये SO2 होता तो सल्फोनिक एसिड हो जाता है H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरस एसिड हो जाता है H2SO3, और यहाँ सोडियम बाइसल्फेट की जगह सोडियम बाइसल्फाइड बन जाता, क्योंकि हमने यहाँ SO3 2 की जगह SO3 लिया, इट बिकम H2SO4। और जिस तरह वाटर और CO2 का कॉम्बिनेशन या H2CO3 सोडियम के सॉल्ट को बाई कार्बोनेट में चेंज कर देता है, वैसे ही यहाँ पे सेम उसने उसको बाई सल्फेट में चेंज कर दिया। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड डिटेक्शन में बहुत काम आता है। ये भी एक बहुत कॉमन रिएक्शन है, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं मेटल सॉल्ट्स। विथ मेटल सॉल्ट्स, अगर विथ मेटल सॉल्ट्स की बात करूँ तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बेरियम क्लोराइड का, क्योंकि बेरियम आयन के डिटेक्शन में बहुत काम आता है।
इसकी रिएक्शन यदि मैं सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊँ तो मुझे मिलता है बेरियम सल्फेट, और इसके मुझे मिलेंगे वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका जिक्र केमिकल बॉन्डिंग में भी होता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट अपनी कम हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण आयनिक होने के बाद भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। और साथ में हमें मिला HCl। तो इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने में एक्चुअली हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड जो लिया है उसकी जगह हम सोडियम सल्फेट ले सकते हैं। द बाय प्रोडक्ट विल बी चेंज ओनली, इट बिकम NaCl। तो इस तरह हम आयंस के डिटेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बेरियम आयन अगर सॉल्यूशन के अंदर है तो चेंज इनटू वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, मींस इट कैन बिहेव लाइक अ सोर्स ऑफ सल्फेट। तो इस तरह ये हुई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। Microcosmic salt is the next compound. Its formula is NaNH4PO4. सबसे पहले हम एज यूजुअल डिस्कस करते हैं इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है, first we take 1:1 ratio of ammonium chloride as well as sodium hydrogen phosphate। एक रेशियो हम अमोनियम क्लोराइड का लेंगे और वहीं एक और रेशियो मतलब इक्वल क्वांटिटी में हम लेंगे Na2HPO4 सोडियम बाई फॉस्फेट। सिंपल रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक जो सोडियम है वो अमोनियम आयन से रिप्लेस्ड हो जाएगा। It will form NaNH4HPO4। यही है हमारा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट और साथ में निकल जाएगा NaCl। तो वी आर डिस्कसिंग माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। रिमेंबर इस फॉर्मूला NH4NaHPO4 that is sodium ammonium biphosphate prepared by reacting ammonium chloride with sodium biphosphate। इसको बनने के बाद जब ये गर्म होता है तो इसे ठंडे पानी में डाला जाता है और ऑन कूलिंग ठंडा करने पर उस सॉल्यूशन को वी गेट द क्रिस्टल्स। अब हमें जो इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं उसे हमें गर्म करना होता है। एंड ऑन हीटिंग दीज क्रिस्टल्स, मैं इन क्रिस्टल्स को गर्म कर रही हूँ, वी गेट द सोडियम मेटाफॉस्फेट NaPO3। जिन्होंने हाइड्रोजन चैप्टर में वाटर सॉफ्टनिंग पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा Na2PO3 जो कि पानी के सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है। को रिलेट करेंगे पढ़ी चीज़ों को, आसान होगा। Na2PO3 एक ऑक्सीजन बच रहा है आपका, एक हाइड्रोजन ये है, और क्योंकि अमोनिया गैस निकलने वाली है तो जो दो बचे हुए हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है मिलकर वाटर बना देंगे। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी यूज्ड। एक्चुअली ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये ट्रांजिशन मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर आपको कोई रेडिकल्स दिया है तो हाउ टू फाइंड आउट कि वो रेडिकल है। जैसे भी मैंने कहा कि अगर आपके सॉल्यूशन में बेरियम आयन है, यू वांट टू डिटेक्ट, यू कैन डायरेक्टली एट सल्फ्यूरिक एसिड और एनी सल्फेट सोर्स। Likewise, in the previous example, we had the sodium sulfate, and that provides us the white precipitate of the barium sulfate. Similarly, ये सोडियम मेटाफॉस्फेट भी हमें आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। किस तरह चले देखते हैं। अगर मैं इस सोडियम फॉस्फेट मेटाफॉस्फेट के रिएक्शन अलग अलग ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स के कर रहा हूँ, लाइक इफ आई एम यूजिंग कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, तो सेम कलर बनेगा, that CONaPO4 they combine together, these are the beads। मोती जैसे होते हैं, मोती का कलर होता है। बोरेक्स बीड का याद आया आपको, जो ज़्यादा कॉमनली डिस्कस किया जाता है।
वैसे ही कुछ यहाँ पर बोरॉन के कंपाउंड में हम बात करेंगे पी ब्लॉक में उसको, दैट CONA टुगेदर बिकम +3 +2 +1 और ये -3। तो ये जो है ये भी ब्लू कलर का होता है। इसी तरह कॉपर के साथ भी सेम बनेगा, CuNaPO4 और ये भी क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। दिस वन एंड दिस वन बोथ आर ब्लू इन कलर, ये दोनों ही नीले रंग के होते हैं। नो एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर मैंने मैंगनीज का ऑक्साइड लिया है, दैट बिकम MnNaPO4 और ये जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो बेसिकली ये जो बीट्स होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल आयन से कलर्स के टेस्ट में कलर्स के द्वारा टेस्ट करते हैं कौन सी आयन्स हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट में NaBO2 की मदद से, जैसे यहाँ NaPO3 वहाँ से NaBO2 होता है, पढ़ेंगे आप बोरॉन फैमिली में, वहाँ पर भी ट्रांजिशन मेटल आयंस को इसी तरह रिएक्ट करा के कलर के प्रेजेंस में डिटेक्ट किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। इस कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl। प्रिपरेशन के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, इट्स मेन सोर्स इज सी वाटर। सबसे ज़्यादा जो मिलता है ये वो समुद्र के पानी में ही मिलता है। सी वाटर में यदि इसकी क्वांटिटी देखी जाए तो 2.7 to 2.9 मास % ही होता है। मतलब अगर आपने 100 ग्राम सी वाटर लिया है तो उसमें 2.7 या 2.9 ग्राम तो कॉमन सॉल्ट होगा। और इंडिया जैसी ट्रॉपिकल कंट्री में सबसे ज़्यादा हमारे लिए यदि नमक का कोई सोर्स है तो वो समुद्र का पानी है, जिसमें ओपन प्लेसेस में समुद्र के पानी को सुखाया जाता है और उसको सुखाने के बाद में या इवोपरेशन के थ्रू कॉमन सॉल्ट बचता है। करीब 50 लाख टन साल नमक करीब इसी तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर मैं ब्राइन सॉल्यूशन, नमक का पानी जो है बेसिकली, और यदि मैं उससे नमक बनाऊं तो हम जानते हैं कि समुद्र में खाली NaCl नहीं है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो मेनली ब्राइन सॉल्यूशन जो है कंटेनिंग ब्राइन सॉल्यूशन में नमक तो है ही, साथ में इसमें इम्प्यूरिटीज हैं। लाइक कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं सॉल्वेट प्रोसेस से रिलेट करना चाहती हूँ इसको। सॉल्वेट प्रोसेस में हमने सबसे पहले नमक में अमोनियम कार्बोनेट पास करके अमोनिया और CO2 की रिएक्शन से जैसे बनाया था, इन्हीं दो की इम्प्यूरिटीज रिमूव की थी। और तब हमने बात की थी कि नॉर्मली जो सॉल्ट होता है वह हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। प्योर सॉल्ट की आप बात करें तो बरसात के सीजनों में उसे गीला नहीं होना चाहिए, मगर अगर वो हो रहा है इसका मतलब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज़ है। अगर मैं बात करूं कि मैं अगर इसको डिज़ोल्व करके छानूं, फिल्टर्ड करूं, इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज तो लिख हो जाएगी। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज और इसमें जो रह जाएगा सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज के रूप में वो रह जाएगा कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सॉल्युबल रहेगा। अब इसे कैसे रिमूव करें, इसमें एक आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इसमें एक इफेक्ट काम करता है, कॉमन आयन इफेक्ट।
डिटेल में समझने के लिए आप उस चैप्टर को रेफ़र कर लीजिए जिसमें अगर आपके सॉल्यूशन में NaCl है, इसमें साथ में ये दोनों भी हैं, तो इनका सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा है। इन शॉर्ट में कहूँगी 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी ज़्यादा है, जबकि इसके डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी कम है। तो जब ये NaCl पानी के अंदर आयोनाइज होता है और जब इसमें HCl गैस पास की जाएगी तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जो कॉमन आयन है NaCl की, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर ओवरऑल इन दोनों का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। मैंने कहा आपसे वो एक फिज़िकल टर्म है जिसके लिए आपको आयनिक इक्विलिब्रियम स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें आप पढ़ते हैं कि जब कॉमन आयन होती है और एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होता है तो हर एक के डिज़ोल्व होने की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, और एक आयन की क्वांटिटी बढ़े तो वो एफिशिएंसी धीरे धीरे लिमिट को टच करने लगती है, और जैसे ही वो लिमिट को क्रॉस करती है वैसे ही सोडियम फ्लोराइड का प्रेसिपिटेट हमें बाहर मिल जाता है ड्यू टू कॉमन आयन। तो इस तरह ये डिज़ोल्व हो जाएंगे क्योंकि इनका सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा, और ये क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी कम है, क्लोराइड आयन जो कॉमन आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ये अपनी लिमिट को जल्दी टच करेगा, सोडियम क्लोराइड बाहर आ जाएगा, इससे सोडियम क्लोराइड आपको प्योर स्टेट में मिल जाएगा। एप्लीकेशन, इट्स अ कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो हाउस होल्ड पर्पज़ में, डोमेस्टिक पर्पज़ में काम आता है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा इससे सोडियम कार्बोनेट NaOH, इससे पहले वो सब बड़े सब्सटेंस, और जो हम पढ़ने वाले हैं Na2O2 सोडियम परऑक्साइड भी बनाने के काम में इसको लिया जाता है। तो दीज आर द 2 कंपाउंड्स दैट वी डिस्कस। फर्स्ट माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, फॉर्मूला NaNH4HPO4 एंड द कॉमन सॉल्ट यू ऑलरेडी नो, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो कंपाउंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोडियम ऑक्साइड। कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट दोनों से ही बनाया जा सकता है। तो 3 रिएक्टेंट है जिसकी मदद से हम इसको बनाने वाले हैं। इससे पहला रिएक्टेंट है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, बिकॉज दीज आर सिमिलर रिएक्शन, आई एम राइटिंग इट टुगेदर। इसकी रिएक्शन सोडियम से ही कराई जाती है। इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस निकलती है। मैं बाय प्रोडक्ट इसलिए बता रही हूँ आपको कि बाय प्रोडक्ट के रिमूवल से हमारा मेन प्रोडक्ट आसानी से बनेगा। नाइट्रोजन गैस N2, ये नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है 4, बनने वाला है सोडियम ऑक्साइड, तो डेफिनेटली वी गेट 4 Na2O। मैंने 4 इस बेसिस पे ले लिया कि कुल मिला के आपके पास 4 ऑक्सीजन है, और फॉर्मूला Na2O का वो। चलिए नाइट्रो सोडियम काउंट करते हैं, तो ये है 8 सोडियम, यहाँ सिर्फ 2 सोडियम है, तो जो कमी है वो 6 सोडियम की है, इसलिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाए। सेम रिएक्शन है ऐसे ही, फिर से याद कीजिए, मैंने कहा सबसे पहले बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको। कंपाउंड के रूप में मैंने कहा सोडियम ऑक्साइड। अगर आप रिएक्टेंट साइड ऑब्जर्व करें, कुल मिला के 6 ऑक्सीजन हो रही हैं, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हो रहे हैं 12 सोडियम, 12 में से 2 सोडियम यहाँ है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। तो इस रिएक्टेंट सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं। थर्ड रिएक्टेंट जो हम लेने वाले हैं वो है सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड की रिएक्शन हम NaNO2 के साथ में कराने वाले हैं, और इस रिएक्शन में 4 ट्वाइस Na2O, और जैसे कि हमें दिख रहा है कि मैं 2 ऑक्सीजन चाहिए हो चुकी, 3 3 9 + 1 10, तो साथ में यहाँ भी बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन लेंगे। जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था लिथियम प्रेफरेंशियली ऑक्साइड बनाता है और सोडियम परऑक्साइड बनाता है, पर हम यहाँ देख रहे हैं सोडियम का ऑक्साइड भी होता है। तो अगर हम सोडियम का ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उसे लिमिटेड सप्लाई दें, क्योंकि अगर हमने उसे लिमिटेड सप्लाई नहीं दी तो लिमिटेड सप्लाई के एब्सेंस में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने पे वो परऑक्साइड बना देगा। फिलहाल हम ऑक्साइड बनाने की मेथड डिस्कस करें।
तो ये वो तरीके हैं जिससे सोडियम का ऑक्साइड बनाया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आए हम। ये वाइट कलर का एमोर्फस सॉलिड है। पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड का मेन पार्ट तो सोडियम है, विच इज कॉल्ड अल्कली, इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर वाटर टू फॉर्म अल्कली, सिमिलरली डिसॉल्व इन वाटर। पानी में डिसॉल्व होगा और पानी में डिसॉल्व होके जब ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। इस प्रोसेस में हाई एनर्जी रिलीज होती है, थर्मली अनस्टेबल है। देखिए ये टूटेगा तो क्या करेगा। अगर हम कहते हैं कि सोडियम प्रेफर टू फॉर्म पेरोक्साइड, तो डेफिनेटली इसका ऑक्साइड से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म पेरोक्साइड है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ पर ये टूट के बनाएगा सोडियम पेरोक्साइड, और हम देख रहे हैं 4 में से 2 सोडियम यूज़ हुए हैं, तो बाकी सोडियम बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह प्रोसेस में डिकम्पोजिशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लास्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करता है। और इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन में अमाइड बनता है। दो नाइट्रोजन लग रहे हैं हमको, तो ऑब्वियसली एक एक हाइड्रोजन यहाँ से बच रहे हैं, ऑक्सीजन बच रहा है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बच जाएगा। सोडियम ऑक्साइड प्रेफरेंशियली सोडियम फॉर्म पेरोक्साइड, ध्यान रखिएगा ये उसका ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, इसलिए इसने गर्म करने पर खुद को तोड़ लिया पेरोक्साइड में। इसके अलावा लिमिटेड सप्लाई देकर या फिर सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन सोडियम से करा के, या सोडियम अजाइड से करा के, या सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम से करा के इसको बना सकते हैं। इट्स वाइट कलर एमोर्फस सॉलिड, हाई एफिनिटी फॉर वाटर, dissolve in water form NaOH, thermally stable, decompose to more stable form sodium peroxide, and it also react with ammonia to form sodium amide। तो ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अभी यदि हम एप्लीकेशंस की बात करें कि क्या काम होता है, तो पहला तो ये केमिस्ट्री में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम आता है, और ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में रीएजेंट के रूप में काम आता है। तो इट इज़ यूज्ड एज dehydrating agent or it is used in polymerization। नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं सोडियम पेरोक्साइड।